सस्पेंड करो। ये भी कहा जा रहा है लाश किसके कहने पर जला दी गई, लखनऊ से किसने फोन किया था, वो दो कौन अफसर हैं जिन्होंने लाश जलवाई है, लखनऊ के उन दोनों अफसरों का नाम बताया जाए, और डीएम एसडीएम अब तक पद पर क्यों बने हुए हैं, डीजीपी के पद पर रहते निष्पक्ष जांच कैसे होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 जगहों पर इंजरी का जिक्र है और वेजाइनल रिपोर्ट में इंजरी का जो है वो जिक्र किया गया है और जो इंजरी हुई है उसके बारे में रिपोर्ट में साफ कहा गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसे गैंगरेप मानते हैं और इसी मामले पर अभी तक एफआईआर लिखी जाएगी। बच्चे सबूत भी मिटाए जाने की आशंका लेकिन है, परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए ये भी मांग लगातार की जा रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए ये भी बड़ा सवाल कि सुरक्षा में अभी कितने लोग वहां पर हैं परिवार की, और जो बचे सबूत है उनको मिटाया जा सकता है इसकी आशंका है। और किसके कहने पर गुड़िया की लाश को जला दिया गया, वो कौन से ऐसे 2 अफसर हैं जिनके कहने पर लाश को जला दिया गया, और इसी के साथ जो डीजीपी हैं हितेश चंद्र अवस्थी उनको सस्पेंड करो क्योंकि वो लगातार इस मामले में चुप्पी साधे रहे हैं। उनको लेकर भी यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लाश क्यों जलाई, किसके कहने पर जलाई, लखनऊ से किसने फोन किया था, ये सवाल अभी तक लगातार बरकरार है। और किसके कहने पर यहाँ पे जो प्रशासन था हाथरस का उसने पूरा कारनामा कर दिखाया, वो कौन 2 अफसर हैं, लखनऊ के उन दोनों अफसरों का नाम बताया जाए ये मांग भी लगातार उठती हुई। डीएम और एसडीएम अभी तक क्यों अपने पद पर बरकरार है और अभी तक उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है, डीजीपी के पद पर रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 जगहों पर इंजरी का जिक्र किया गया है, वेजाइनल रिपोर्ट में इंजरी का जिक्र है, और उसके बाद अभी तक क्यों यहां पर इस पूरे मामले को गैंगरेप की तरह नहीं देखा जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसे गैंगरेप मानते हैं, लेकिन लगातार जो बयानबाजी उससे ये कहा जा रहा है कि यहां पर तो रेप हुआ ही नहीं, सीबीआई जांच होगी, लेकिन इसी के साथ कई सारे जो सबूत है कहा जा रहा है कि उनको मिटाया जा सकता है, परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए। तो तमाम सवाल जिनके जवाब अभी तक मिलना बाकी है। डीएम प्रवीण कुमार है जो कि हाथरस के, वो अभी तक देखिए सस्पेंड नहीं हुए, उन पर किसी तरीके की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम अभी तक लगातार अपने पद पर बने हुए हैं। डीएम एसडीएम ये कब तक आखिरकार बचेंगे, लाश किसने जलाई, किसके कहने पर जलाई, लखनऊ से किसने फोन किया, किसके कहने पर ये पूरा कारनामा स्थानीय प्रशासन ने वहां पर किया, और किसके कहने पर पूरा नाटक वहां पर रचा गया, वो कौन से 2 अफसर हैं जिन्होंने लाश जलवाई है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। परिवार वाले भी लगातार यही सवाल उठा रहे, उनका भी यही कहना है कि हमें बताया जाए किसके कहने पर हमारे घर की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है रातों रात 2:30 बजे, और हमें चेहरा तक देखने नहीं दिया जाता, हमें नहीं पता किसकी लाश जला दी गई है। और देखिए कितने दिन बाद, तकरीबन 4 दिन बाद यहाँ पर परिवार वाले कल जाते हैं, अस्थियां लेते हैं अपने घर की बेटी की, और उसके बाद वो सवाल अभी भी उनका बरकरार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रज्ञा जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रज्ञा, सीबीआई जांच होगी, बहुत बड़ा कदम और अच्छा कदम, लेकिन अभी भी सवाल ये डीएम क्यों पद पर बैठे हैं, एसडीएम क्यों पद पर बैठे हैं, डीजीपी पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, कौन वो लखनऊ के 2 अफसर हैं जिनका जिक्र आज किया जा रहा है। देखिए अभी बिल्कुल एसआईटी की टीम अंदर जा चुकी है और पीड़ित परिवार से बात करने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है, जो भी होगा सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस जांच कर चुकी है, एसआईटी कर रही है और सीबीआई करने वाली है, लेकिन जब तक डीएम, डीजीपी और एसडीएम यानी कि प्रेम प्रकाश मीणा एसडीएम, डीएम प्रवीण कुमार और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अपने पदों पर रहेंगे, तब तक निष्पक्ष जांच कैसे होगी, इसी सवाल के साथ हम यहाँ पर है। बताइए नरेंद्र, कैसे होगी निष्पक्ष? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पहले ही दिन से जो दबाव है वो डीएम ने यहाँ पर बनाया, जो भूमिका है पुलिस की खराब रही, और 8 दिन बाद जो गैंगरेप की धारा थी वो केस में ऐड की गई, और ये सब हुआ जो लखनऊ में बैठे हुए 2 बड़े अफसर हैं उनके इशारे पर रात को 2:30 बजे जो लाश यहाँ पर जलवाई गई उसमें भी उनकी ही भूमिका थी, वहीं से हुक्म आया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो दोनों अफसर कौन है, उनके नाम भी क्लियर होने चाहिए, उनके नाम सामने आने चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बैठे हुए वो अफसर अपने जिलों में बैठे हुए अफसरों को किस तरीके से घुमाते हैं और किस तरह के आदेश करते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उनके नाम भी सामने आने चाहिए। डीजीपी की जो एक तरह से कहें कि प्रशासनिक अक्षमता है वो जाहिर हो चुकी है, तो उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? कब होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डीएम पर कार्रवाई कब होगी। सीबीआई जांच का ऐलान हो गया, लेकिन निष्पक्ष जांच तो तभी हो पाएगी जब डीएम, डीजीपी और एसडीएम, सीबीआई की टीम भी आज पहुंच सकती वहां पर, क्योंकि सुबह जब हमने बात की तब कहा था कि 4 घंटे लगेंगे, कितना वक्त और लग सकता है सीबीआई की टीम को वहां पर पहुंचने के लिए, इसका भी जवाब लीजिए नरेंद्र से। 72 घंटे
के बीच में यहाँ पर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच जाएगी और देखिएगा जल्द से जल्द इन सारे राजों से जो यहाँ के डीएम छुपाने की कोशिश कर रहे थे उन सारे राजों से पर्दा हट जाएगा। नरेंद्र, एक बात बताइए, परिवार वालों को किस तरह से नजरबंद करके रखा गया था? हम लोगों से लगातार साक्ष्य छुपा रहे थे। 3 दिन परिवार को नजरबंद करके रखा गया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं जो हैं वो अफसरों की सही हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब सीबीआई की जांच के ऑर्डर हो गए उसके बाद एसआईटी अंदर है, प्राथमिक जांच जा चुकी है सरकार को, जिस पर एसपी और जो यहाँ पे डीएसपी थे वो सस्पेंड किए गए, जो इंस्पेक्टर थे वो सस्पेंड किए गए। इनको क्यों बचाया गया? एक और सवाल आपसे, एक और बात बता रही हूँ कि आईपीएस एसोसिएशन जो है वो नाराज है कि आखिर सिर्फ पुलिस पर कार्रवाई क्यों? जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो अधिकारी है, जो डीएम है, जो एसडीएम है, डीजीपी है, उन पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि जो पूरे रचयिता है आखिर वही है। एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है सरकार में बैठे हुए किसी प्रभावशाली अफसर का, वो इस तरीके का है कि वो केवल पुलिस वालों के ऊपर ही कार्रवाई करके पूरे मामले का पटाक्षेप कर लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय देना है तो उसके लिए यह बेहद जरूरी है कि जो कार्रवाई हो उसमें भी समानता देखी जाए, जो डीएम है उसको भी सस्पेंड किया जाए, यहाँ जो पीपी मीणा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एसडीएम के पद पर है उसने भी इस परिवार को धमकाने का और प्रयास किया है, और यहाँ पर जो रात को 2:30 बजे लाश जलवाई गई उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी और हुक्म आया था लखनऊ से। यही बात है, लखनऊ से लेकर हाथरस तक जो लोग बैठे हैं, जो लोग इस राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब पकड़े जाएंगे? आखिर वो कौन लोग हैं जो फोन कर रहे थे लखनऊ से लगातार? नरेंद्र, बिल्कुल उसका जो खुलासा है सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसीएस होम्स हैं, इसके अलावा जो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं, वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। फिर उनकी मॉनिटरिंग रहते हुए आखिर रात को 2:30 बजे लाश कैसे जल गई? सबसे बड़ा सवाल है। किसने उनको आदेश दिया कि रात को 2:30 बजे लाश जला दो? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को और जो लोगों के अधिकार हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से पलीता लगा के और आप जो डेड बॉडी है वो उसको जला दीजिए। सीबीआई कब एफआईआर लिखेगी? बिल्कुल सीबीआई कब एफआईआर लिखेगी? इसी डोली पर, यहाँ पर जो कल हमारी पीड़िता की मामी से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पीड़िता की माँ ऐसे अपना पल्लू किए हुए डीएम से भीख मांगती रही कि एक बार उनकी बेटी को इस दरवाजे तक आने दिया जाए। वो उसके हाथों में हल्दी लगाना चाहते हैं, जो एक रस्म होती है। सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि रात के 2 बजे कोई? बिल्कुल प्रज्ञा जी, क्या वहाँ पर लगातार नरेंद्र के साथ बनी रही है, नरेंद्र से प्रज्ञा बात रही, लेकिन इसी बीच हम चाहते हैं क्या परिवार के अंदर जाए? प्रज्ञा, जो परिवार वहाँ बैठा है, घर के अंदर पहुंचे, घर के अंदर पहुंचकर परिवार वालों से बात करने की कोशिश कीजिए। प्रज्ञा, घर के अंदर दाखिल हुई, देखिए वहां पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर जाने दिया जा रहा है आज मीडिया को? क्या परिवार वाले आपसे आज बात करने के लिए तैयार है? प्रज्ञा, उस समय डीएम साहब अट्टहास लगा रहे थे और यहाँ से अट्टहास लगाते हुए निकल गए और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर खेतों के बीच आवाज पहुंच पा रही है को जला दिया गया। और परिवार इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल शिवांगी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी एसआईटी की टीम अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है। उनकी जांच को किसी तरह से प्रभावित हम ना कर पाए, यानी कि उनकी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो जाए, इसीलिए अभी हम अंदर नहीं जा रहे। प्रज्ञा, बिल्कुल देखिए, अभी जैसा कि आप बता रहे कि वहाँ पर जांच चल रही, तो वहाँ पर आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जब सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है कल मुख्यमंत्री की तरफ से, तो आज वहां पर एसआईटी टीम क्या कर रही? बल्कि एसआईटी पर तो भरोसा ही नहीं था। अब जब सीबीआई के हाथ में जांच, तो एसआईटी के हाथ में कैसे जांच चली गई? बाहर निकलेंगे तो उसके बाद मीडिया से भी बात करेंगे और बताएंगे कि क्या उनके पिता ने बताया है और ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल रिपोर्ट है या नहीं है, ये भी सवाल हम उनसे करेंगे। और पहली रिपोर्ट में आखिर उस डीएम प्रवीण कुमार लश्कर का नाम क्यों नहीं है जिसने इस परिवार को धमकाने का? डीएम को कौन बचा रहा है? सबसे पहले तो डीएम ऊपर किसको बचा रहे हैं? लखनऊ से लेकर हाथरस तक जो लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस पूरे मामले को रफा दफा करने में, डीएम किसको बचा रहे हैं? एसडीएम किसको बचा रहे हैं? डीजीपी, क्या हो रहा है ये पूरा जो नाटक हाथरस में, मतलब जो लगातार चल रहा है ना? मीडिया को रोका गया, सबसे पहले आपने रातों रात बॉडी जला दी, मीडिया से कहा कि हम आपसे बात करेंगे, मीडिया को दूर रख दिया, आपने जाने नहीं दिया, परिवार वालों को जाने दिया। ये नाटक जो चल रहा है, जो कानून है उसका एक तरीके से मखौल यहाँ पर उड़ाया गया। ये
वो परिवार है जिसको संविधान में भी प्रिविलेज दिया गया है, एक प्राथमिकता दी गई है कि ये आरक्षित लोग हैं और इनके जो अधिकार हैं उनका कहीं उल्लंघन ना हो ना पाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्ची की डेड बॉडी थी वो जला दी गई, उसके बाद उनको यहाँ नजरबंद कर दिया गया। प्रज्ञा नरेंद्र से जरा ये सवाल भी आप कर लीजिए, बहुत जरूरी ये सवाल हो जाता है कि क्या वहां पर एसआईटी जब गई है तो क्या वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती? जब सीबीआई जांच करने के लिए अब आगे आएगी, सीबीआई के हाथ में जांच जा चुकी है, तो हम ये समझे ना कि सीबीआई की जांच के तहत एसआईटी कर सकती छेड़छाड़ सबूतों के साथ? पूछे नरेंद्र से ये सवाल। घर में न सब्जी है न राशन है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आज जाकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं क्योंकि कल यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। एक और बात है नरेंद्र, इस वक्त पर एक और बात है, ये भी तो हो सकता है कि अंदर छेड़छाड़ हो सकती है सबूतों की पूरी तरीके से, क्योंकि डीएम पद पर है, एसडीएम पद पर है, पॉसिबल है, गई हुई है, पॉसिबल है। एसआईटी जो है वो राज्य का विषय है और डीएम जो है इस समय इसी राज्य में तैनात हैं और पद पर हैं। बिल्कुल ये तय है कि एसआईटी अगर ये रिपोर्ट नहीं देती डीएम के खिलाफ को उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। उनकी जो भूमिका है वो अच्छी नहीं है। तो ये जान लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर है कि डीएम से ये एसआईटी की जांच प्रभावित है। सीबीआई जब आएगी तब आएगी, उसमें भी 2-3 दिन का वक्त है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर जो सबूत हैं, जो बयान हैं, उनको संरक्षित रखना भी एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन राज्य सरकार यहाँ पर डीएम के रहते, डीएम और एसडीएम के रहते राज्य सरकार उन सबूतों को, उन बयानों को सुरक्षित नहीं रखने देगी। देखिए यही बात है। और एक बात मैं आपको बता दूं शिवांगी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मीडिया को जाने से रोका गया था, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस लगातार साक्ष्यों को छुपाती रही। फोरेंसिक रिपोर्ट में तो ये साफ हो गया है कि गैंगरेप हुआ था, उसको वजाइनल इंजरी थी, और ये कह रहे हैं कि प्रज्ञा आप अंदर जाने की एक बार कोशिश करिए, आप एक बार अंदर जाने की कोशिश करिए, देखिए क्या आपको जाने देते हैं, क्योंकि तमाम मीडिया वाले अभी बाहर है। आपने भी जैसे बोला कि आप लोगों को रोक रखा गया है, क्या वहां पर आपको जाने दिया जाएगा अभी या फिर कितनी देर बाद जाने दिया जाएगा? नहीं लिखा होता किसी रिपोर्ट में, केवल जो उसके फैक्ट्स होते हैं वो लिखे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो एडीजी हैं उन्होंने जो निष्कर्ष है वो सुना दिया, फैसला सुना दिया, वो कोर्ट हो गए, भगवान हो गए। ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब मठाधीश हैं, अधिकारी, और लंबे समय से अपनी कुर्सियों पर जमे हुए हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे डीजीपी हो। और डीजीपी की भूमिका देखिए, वो पहले दिन से मौन है। कल वो यहाँ पर आए थे, उसके बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मीडिया से बात नहीं की, मौनी बाबा बने रहे। मीडिया को कहते हैं कि तथ्य छुपा रहे हैं मीडिया के लोग, क्रेडिबिलिटी नहीं है मीडिया में, ऐसा बोलते हैं डीएम साहब। अरे आप अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए पहले तो। और मैं अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि दरवाजा देखिए, वहाँ पर जो दरवाजा है वो रोक कर खड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कोशिश करी अंदर जाने की, लेकिन जब तक जांच नहीं कर लेगी एसआईटी तब तक अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम, डीजीपी और एसडीएम अपने पद पर है, यहाँ पर निष्पक्ष जांच तो बिल्कुल नहीं हो सकती जब तक कि वो नए पद से हटाए जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल तय है, क्योंकि इस पूरे खेल में जो भूमिका है वो डीजीपी की भी भूमिका है। सिर्फ आईपीएस को टारगेट, आखिर कोई नहीं पहुंचा। सवाल ये है कि प्रज्ञा आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ अतुल प्रधान जुड़ चुके हैं जो कि सपा के नेता, अब सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अतुल प्रधान जी, देखिए सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, सीबीआई जांच की मांग तो आप लोग भी लगातार कर रहे थे ना, क्या लगता है अब इंसाफ मिल पाएगा उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को जो लगातार मांग कर रहा था इंसाफ की? देखिए, यूपी पुलिस और सीबीआई में इस भाजपा की सरकार ने बहुत ज्यादा अंतर नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी लोगों को, जब भी कुछ लोगों को भरोसा रहता है सीबीआई पर, लेकिन हमारा ये कहना था कि सीबीआई की जांच हो तो सिटिंग जज हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में जांच हो, जिससे सही चीज पता चल सके और इंसाफ मिल सके गरीबों को। और जो इन्होंने व्यवस्था की है, जो पिछले 4 दिन में जिस तरह मीडिया को रोक कर रखा, जिस तरह इन लोगों ने अंतिम संस्कार कराया, इन पर विश्वास नहीं है। विश्वास आदमी अगर कोई कहे कि मैं न्याय दे रहा हूँ, न्याय अगर होता हुआ ना दिखे तो वो न्याय नहीं होता। और फिर इन लोगों ने जो व्यवस्था करके दिखाई, जो पिछली तानाशाही की है पिछले 10-15 दिन में, ये बहुत ही भयंकर और ये खराब स्थिति है। तो हमारा सबका ये कहना है कि ऐसी सब चीजों से हम लोगों को क्या नाम संतुष्टि तब मिलेगी जब इस बच्ची को न्याय मिल जाए। अतुल जी, देखिए सीबीआई की टीम में कौन कौन होगा वो नाम अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये बताइए कि आज ये भी सुनने में आया कि आप यानी कि सपा का जो प्रतिनिधि मंडल वो जा सकता है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? हम लोग प्रतिनिधि मंडल में हैं
आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, जिसमें आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, हमारे कई एमएलसी लोग भी हैं। तो उसी को ही हम लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, निगरानी कर रखी है, रस्तों में बैरिकेडिंग लगा रखी है, ट्रक अड़ा रखे हैं। नहीं, अब तो आपको जाने दिया जाएगा ना, लेकिन शर्त इतनी कि बस 5 लोग हो सकते हैं, 5 से ज्यादा आपका काफिला नहीं चल सकता साथ में। ये बात तो सही कह रहे हैं आप, ये बात कही जा रही है। तो लेकिन ये है कि समर्थक लोग तो आते ही हैं अगर उन्हें तो पता चलता है। आप बताइए, किसी को आप मना कर सकते नहीं? तो अगर आप जा रहे हैं तो आप वहां पर जाइए, मिलिए। अगर आपको सांत्वना देनी है, उनसे बात ही करनी है, तो इतने लाव लश्कर के साथ क्यों? 5 लोग आराम से जाके आराम से बात करिए। कौन लोग जा रहे हैं लाव लश्कर के? मैं तो अपनी गाड़ी में 3 ही लोग बैठे हैं। तो ये तमाम कार्यकर्ता, तमाम ये सब साथ में फिर क्यों? कितने लोग जाएंगे? आप एग्जैक्ट संख्या क्या हो सकती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपके उस प्रतिनिधि मंडल की एग्जैक्ट संख्या? जब 5 लोगों को मिलने की अनुमति मिलेगी तो 5 ही तो जाएंगे, और कहाँ जा पाएंगे? कौन कौन हो सकता है इस प्रतिनिधि मंडल? 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम वरिष्ठ जो लोग हैं वो तय कर देंगे कि कौन कौन वहाँ पे जाएगा। जो जिसके लिए तय कर दिया जाएगा 5 लोगों के लिए, अगर 5 लोगों की बात आएगी, पहले तो यही कहा जा रहा है कि हम लोग 11 लोग जाएं, और 11 लोग और 5 लोगों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमारा अपना यही कहना है, हाँ। हमारा अपना यही कहना है कि 11 के 11 लोगों को मिलने दें। जी जी जी। अतुल जी, ये बताइए, वहां पर जाकर आप लोगों का मकसद क्या है, मोटिव क्या है? सांत्वना देना तो होगा, इसके अलावा क्या मदद के लिए आप आगे आएंगे? किस तरीके से आप आवाज उठाएंगे? की है, हाँ। आपने तो लोकतंत्र की लाज उठाई है, आपने तो लोकतंत्र को संभाल कर रखा इन 3-4 दिनों में। और भारत समाचार को मैं विशेष बधाई दूंगा इस चीज के लिए, जिसके रिपोर्टर रात और दिन बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ खाए वहां पर जमे रहे। और मैं समझता हूं आप लोगों ने असली पत्रकारिता धर्म को निभाया है, आप लोग लगातार निभा रहे हैं। इसी तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी मान्यता है, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। तो मुख्य विपक्षी दल के अगर कुछ साथी प्रतिनिधिमंडल के रूप में उस परिवार का हाल जानना चाहते हैं, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत? उन्हें दिक्कत क्यों? ये तो उस चीज का जवाब दें। नहीं अतुल जी, देखिए, दिक्कत कल तक थी, लेकिन उसके बाद अब क्या हो गया कि अब आप जा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप 5 लोग होने चाहिए। अब आपको आप पर मिलने से कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से मिलिए, जाके आराम से बात करिए, और जो कुछ आपको कहना कह सकते हैं। क्या वहां पर जाकर आपकी मांग ये भी हो सकती है कि आपने जैसा कि अभी बोला कि कोर्ट के सिटिंग जज से सीबीआई की जांच वहां पर हो, वो लोग उसमें शामिल हो, ये मांग भी आप वहां पर जाके उठा सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोग उनके परिवार की सहमति तो चाहेंगे ही, कि उनके परिवार की सहमति हो इस चीज में। और मुझे लगता है जैसा कि भारत समाचार पे या और अलग न्यूज चैनलों पे पता चल रहा था, जो उनकी मांग थी, हालांकि सब लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सरकार जातीय झगड़ा कराना चाहती है। सरकार जो पुलिस ने जो काम किया है, उससे जातीय द्वेष भी इस क्षेत्र में फैला है। अगर सरकार पहले दिन से ही, या भाजपा के जो नेता है, भाजपा के खासतौर से सांसद, जो स्थानीय सांसद है, उसने इतना गैर जिम्मेदारा रवैया अपनाया है यहाँ पर कि सब चीज ताना बाना पूरा तहस नहस कर दिया। अगर न्याय मिलता है और वो होते हुए दिखता है न्याय, तो उससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। और कभी कभी ऐसी चीजें बन जाती है, अगर अन्याय होता चला जाता है तो असंतुष्टि फैलती है और लोगों में आक्रोश पनपता है। अतुल जी, अच्छा देखिए, एक सवाल ये भी विपक्ष पर खड़ा हो रहा है कि सिर्फ हाथरसी क्यों, बुलंदशहर क्यों नहीं, आजमगढ़ क्यों नहीं, बलरामपुर क्यों नहीं, वहां के लिए आवाज कब बुलंद करेगा विपक्ष? ये मैं सिर्फ आपसे सवाल बताना चाहता हूं। आज ही हमारा हाँ अतुल जी, हालांकि देखिए अतुल जी से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जो सवाल था उनसे कि आखिरकार हाथरस में क्यों सारा विपक्ष जाने के लिए तैयार है, अभी तक आजमगढ़, बलरामपुर, बुलंदशहर के लिए किसी ने क्यों नहीं गूंज की? और सवाल ये भी कि वो डीएम अभी तक कैसे अपने ओहदे पर डटा हुआ है, डीजीपी पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि पूरे इस केस को डीजीपी अपनी आंखों से देख रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे उसकी, और उसके बाद भी जब ऐसे लोग इतने बड़े ओहदे पर बैठे रहेंगे, जिला प्रशासन वहां पर पूरे तरीके से डटा रहेगा, तो कैसे इंसाफ मिलेगा?
और देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रज्ञा जुड़ी हुई है लगातार वहां से। प्रज्ञा देखिए आज वहां पर आ सकता है सपा का प्रतिनिधि मंडल भी, उसको लेकर भी देखिए वहां पर हो सकता है कुछ हलचल आपको नजर आ रही हो। आपको पता चला क्या कि कब तक सपा का प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच सकता है? दोनों बिल्कुल। आज जो समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो दोपहर बाद यहाँ पर पहुँच सकता है, और उससे पहले जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी के नेता वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनके आने की तस्दीक हो चुकी है और करीब 11 से 12 बजे के बीच में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो एसआईटी की टीम है वो अंदर जाँच कर रही है, और ये जाँच कब तक खत्म होगी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जो प्राथमिक जाँच है वो सरकार को प्रेषित की जा चुकी है, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया। ये एक बड़ा सवाल है कि डीएम प्रवीण कुमार लचकार के खिलाफ आखिर क्यों नहीं उस रिपोर्ट में लिखा गया, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो एसआईटी है ये राज्य का विषय है और वो निश्चित तौर पर इसको प्रभावित कर सकते हैं। 3 दिन हो गए हैं पहली जो जांच थी उसके बाद, और ये एसआईटी का जो नाटक है वो लगातार जारी है। सीबीआई जांच का जो आदेश था वो कल हो चुका है, तो ऐसे में एसआईटी का औचित्य क्या रह जाता है? क्या खुद दिखाई नहीं देता सरकार को कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं पहले ही दिन से? प्रज्ञा आप बताइए, आप तो देख रही हैं लगातार कि जिस तरीके से ये जांच प्रभावित की जा रही है, तो सरकार को खुद दिखाई नहीं देता, आंखें मूंदे बैठी है सरकार। बिल्कुल, यूपी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि उनको किसी पर भरोसा नहीं, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं, उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं, उनको किसी पर भरोसा नहीं, उनको सरकार पर भरोसा नहीं। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि किसी ने भरोसा जताया नहीं। वो हमसे बात करते हैं, भारत समाचार से बात करते, जिस वक्त उनको नजरबंद रखा गया था नरेंद्र, एक छोटा से बच्चे को वो भेजते हैं भागते हुए अपनी बात रखने के लिए, और मैंने वो एक्सक्लूसिवली खेत के अंदर से उस बच्चे से बात भी की थी। वो बच्चा कह रहा था बार बार कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, लेकिन हमें डर है कि हमारी बात को दबाया जाएगा, क्योंकि डीएम साहब उनके फोन तक छीन लिए थे, क्योंकि डीएम साहब यहाँ पर हैं। और डीएम साहब करते क्या है, डीएम साहब सबसे पहले तो सारे साक्ष्यों को दबाते हैं, सारे साक्ष्यों को दबाने के बाद मीडिया को जाने नहीं देते हैं, मीडिया को नहीं जाने देंगे, उसके बाद में कह देंगे कि जो हम कह रहे हैं वो आप दिखाओ। यानी कि गैंगरेप नहीं हुआ, बल्कि फोरेंसिक एक्सपर्ट का ये मानना है कि गैंगरेप हुआ था और वेजाइनल इंजरी भी हुई थी, लेकिन डीएम साहब मानने को तैयार नहीं। और अब जब सब साफ हो चुका है कि जो डीएम साहब है वही इस पूरे रणनीति के रचयिता है, जो यहाँ पर नाटक चल रहा है। मैं रिपोर्ट में केवल फैक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं कोई निष्कर्ष नहीं लिखा होता, लेकिन उसके बावजूद भी शायद फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गए डीएम, और उन्होंने बोल दिया ये सारी चीजें, और जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने भी यही सारी चीजें बोली, और हर बार यही कहा गया कि जो लड़की है उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो सरकार का एक पैरेलल हिस्सा है, वो अपना एक नया एजेंडा। प्रज्ञा आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए, और अतुल खुद हमारे साथ एक सपा नेता है जो वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओमकार नाथ सिंह के पास चलेंगे। ओमकार जी देखिए,